हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हेडिंग देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज कौन सा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं कूलम्स लॉ पर। ओके, तो कूलम्स लॉ, इसके पहले हम लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी पर डिस्कस किए थे। तो आज का जो लेक्चर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कूलम्स लॉ अपने आप में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। आप हेडिंग बनाइएगा कूलाम का नियम। ठीक है, कूलाम का नियम। तो चलिए देख लेते हैं ये कूलाम का नियम क्या है और ये किसके बारे में बताता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो कूलाम का नियम है ये दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के परिमाण के बारे में बताता है। ध्यान रहे, ये केवल और केवल दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के परिमाण के बारे में बताएगा, यानी उस बल का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो बताएगा। यानी पॉइंट चार्जेस होना जरूरी है, ऐसा नहीं कि चार्ज का एक समूह हो, यानी चार्ज मतलब सिस्टम नहीं होना चाहिए कोई जिसमें आवेशित निकाय नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ सिंगल सिंगल चार्जेस होने चाहिए। जैसे कि मान लिए यहाँ एक पॉइंट चार्ज है, उसको हम बोल रहे हैं Q1 और इससे कुछ दूरी पर उस डिस्टेंस को हम मान लें R। वो डिस्टेंस कितनी है? R डिस्टेंस पर एक और पॉइंट चार्ज रखा हुआ है और उसका नाम है Q2। तो ये Q1 और Q2 हैं दोनों पॉइंट चार्जेस और ये एक दूसरे पर क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएंगे। अब इस इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, इस इलेक्ट्रिक फोर्स को हम कैलकुलेट करने का कैसे करें, इसका मान कितना होगा वो बताएगा हमको कूलम्स लॉ। यानी कूलम्स लॉ से हम ये पता कर लेंगे कि ये दोनों फोर्स मतलब चार्जेस एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा ये कूलम्स लॉ बताता क्या है। इनका दो स्टेटमेंट था, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स के डिफरेंस में मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स के संदर्भ में इन्होंने दो स्टेटमेंट दिया। पहला ये था कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच, यहाँ इक्वल नहीं, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इन दोनों इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच, दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच, वो इलेक्ट्रिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होगा किसके? इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के, यानी इन दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। तो आप लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू Q1 इंटू Q2। ये मल्टीप्लाई का सिंबल होगा। ध्यान रहे यहाँ Q1 Q2 क्या होंगे? दोनों पॉइंट चार्जेस के मैग्नीट्यूड होंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, ये पहले वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड है और ये दूसरे वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड है। यहाँ नेचर हमको नहीं रखना है, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। ध्यान रहे, क्योंकि यहाँ ये जो कूलम्स लॉ है ये केवल मैग्नीट्यूड बताएगा फोर्स का, फोर्स की कोई डायरेक्शन नहीं बताएगा ये। ठीक है, और नेक्स्ट इनका मतलब दूसरा जो स्टेटमेंट था कूलम्स का इस फोर्स के लिए, वो ये था डिस्टेंस से संबंधित था। यानी इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच जो वैद्युत बल लगेगा वह इनके बीच की दूरी, जो दूरी है R है या Q है या P है, जो भी है, इसके बीच की दूरी जो भी होगी XYZ, उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यही फोर्स जो इसके अनुक्रमानुपाती था वही फोर्स इस बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो व्युत्क्रमानुपाती होगा तो वो वैल्यू कहाँ जाएगी? डिनोमिनेटर में जाएगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन हम बना ले रहे हैं सेकंड, यानी दो स्टेटमेंट थे इनके और दो इक्वेशन बन गए उससे। अब अगर इन दोनों स्टेटमेंट को हम कंबाइन करके बोल दें तो वही बन जाएगा कूलम्स लॉ। कंबाइन करके कैसे बोलेंगे? किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, जो किसी भी मीडियम में होने चाहिए, किसी भी माध्यम में हो, उनके बीच जो वैद्युत बल कार्य करेगा वह उन दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, तो अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन कर लें, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ बाई इक्वेशन 1 एंड सेकेंड, हम दोनों इक्वेशन को क्या कर रहे हैं? कंबाइन करके लिख रहे हैं। तो F इज प्रोपोर्शनेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू Q1 Q2 अपॉन हो जाएगा ये
आर स्क्वायर। ये हमने कंबाइन करके दोनों का स्टेटमेंट एक ही बना लिया। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे कूलाम का नियम कहते हैं। ठीक है, तो ये है कूलाम के नियम से प्राप्त होने वाला फार्मूला। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि यहाँ जो प्रोपोर्शनेट का साइन लगा हुआ है इससे हम वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इक्वेशन हमको चाहिए। तो इक्वेशन के लिए यहाँ प्रोपोर्शनेट को साइन को हटा करके हम इक्वल का साइन लगाएंगे। और आप सभी को पता है कि अगर ये अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती ये जो सिंबल होता है उसको हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट की रिक्वायरमेंट होती है, यानी यहाँ हमको आवश्यकता पड़ेगी एक नियतांक की। तो यहाँ जो नियतांक आता है उस नियतांक को कहते हैं कूलाम नियतांक। इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है कूलाम्स कांस्टेंट, जो हम पहले ही लिख दिए के। बाकी इसको तो हम उतार लेंगे जैसा का तैसा, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा इसको ठीक से लिख दें, के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो ये फार्मूला बन जाता है। ये के की जो वैल्यू होती है, अगर वायु है या निर्वात है, वैक्यूम है, अलग अलग मीडियम के लिए के की वैल्यू अलग अलग होती है। तो वायु अथवा निर्वात के लिए के की जो वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगी। और इसकी जो फिक्स अमाउंट होगी, जो फिक्स वैल्यू होगी वो 9 × 10⁹ होगी। आप यहाँ से इसकी यूनिट भी निकाल सकते हैं। ये यूनिट बनेगी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये कूलाम कांस्टेंट की यूनिट बन गई। इसमें एक जो ये टर्म आया है एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट जो होता है वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। ठीक है, अगर ये वायु अथवा निर्वात नहीं होगी तो जो मीडियम होगा उसकी वैद्युतशीलता होगी, यानी परमिटिविटी होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम परमिटिविटी पर लंबी चर्चा करने वाले हैं। परमिटिविटी क्या होती है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। किसी माध्यम की वैद्युतशीलता क्या होती है। फिलहाल यहाँ मैं जानकारी के लिए बता दूँ, जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होगी वो 8.85 × 10⁻⁻12। अब इसकी अगर हमको यूनिट पता करनी है तो इसी की यूनिट पलट देंगे, तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा। खैर, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे। इतनी ही इसकी वैल्यू क्यों होगी वो सब बाद में बात करेंगे। फिलहाल अभी हमको समझना क्या है, कूलम्स लॉ को। ठीक है, तो कूलम्स लॉ क्या है, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल का जो परिमाण होगा वह उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसे कूलाम का नियम कहते हैं। और इससे जो ये बल प्राप्त हुआ है, इस बल को कहते हैं वैद्युत बल, यानी ये क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। ठीक है, तो अब इस इलेक्ट्रिक फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होंगी। तो नेक्स्ट है आपका, अब चाहे तो हेडिंग बना लीजिए, इलेक्ट्रिक फोर्स की हमको क्या पढ़नी है, प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो चलिए तो ध्यान रहे, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है उसकी कुछ सिंपल हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। तो इसका जो फार्मूला है F = K Q1 Q2 / R²। तो फार्मूले से तो एकदम स्पष्ट आपको दिख रहा है कि ये जो फोर्स होता है वो मीडियम पर डिपेंड करता है, यानी ये दो आवेशों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, यानी प्रतिकर्षण या आकर्षण बल होगा, वह माध्यम पर डिपेंड करेगा। ये चार्जेस किस मीडियम पर रखे हैं उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, उसके पहले हम ये जान लें कि अगर ये मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का कब होगा, अगर दोनों चार्जेस, जो दो पॉइंट चार्जेस थे जिनके बीच का ये फोर्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं कूलाम्स लॉ से, अगर वो दोनों चार्जेस अपोजिट नेचर के हुए, मतलब अनलाइक चार्जेस हुए, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, इनमें से कोई भी एक पॉजिटिव और कोई भी एक निगेटिव होगा। तो आप सभी को पता है कि पॉजिटिव निगेटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा अगर ये अनलाइक चार्जेस हुए तो अनलाइक चार्जेस या विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वह फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, अगर एक पॉजिटिव फोर्स है और एक
निगेटिव चार्जेस है तो फोर्स कैसा होगा, आकर्षण होगा। तो यहाँ आकर्षण बल लगेगा, ठीक है, अगर अपोजिट नेचर के हैं। और नेक्स्ट है आपका, अगर दोनों पॉजिटिव हुए या दोनों निगेटिव हुए, तो इस दोनों स्थितियों में जो फोर्स होगा, ये फोर्स कैसा होगा, प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा। प्रतिकर्षण यानी ये रिपल्सन फोर्स होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो अगर लाइक चार्जेस हैं, एक ही नेचर के हैं, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, और अगर अनलाइक चार्जेस हैं, विपरीत प्रकृति के हैं, तो इनके बीच जो वैद्युत बल लगेगा वह बल कैसा होगा, अट्रैक्टिव नेचर का होगा, यानी वह आकर्षण होगा, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका, ये जो फोर्स है, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है दो बिंदु आवेशों के बीच, ये मीडियम पर डिपेंड करेगा, यानी इनके बीच का ये अगर मीडियम चेंज कर दिया जाए तो फोर्स भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अर्थात इसमें जो ये कूलम्स कांस्टेंट आया है वो वायु अथवा निर्वात के लिए 9 × 10⁹ आया था, हर मीडियम के लिए इसकी वैल्यू इतना नहीं होगी, तो ये चेंज होगा तो फोर्स भी क्या होगा, चेंज होगा। देखिए यहाँ इक्वेशन बता रहा है, अगर के की वैल्यू चेंज होगी तो फोर्स भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यानी यह आवेशों के बीच के माध्यम पर, आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। यानी इनके बीच का जो मीडियम है अगर उसको चेंज किया जाएगा तो फोर्स भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जैसे अगर दो पॉइंट चार्जेस हैं, एयर में हैं, उनके बीच अगर 10 न्यूटन का बल लग रहा है, तो उनको अगर किसी दूसरे मीडियम में रख दिया जाए, जैसे कि वाटर में रख दिया जाए, किसी अन्य लिक्विड में रख दिया जाए, तो वो फोर्स क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब 10 न्यूटन का फोर्स नहीं लगेगा, यानी मीडियम पर डिपेंड करता है ये फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट है ये जो फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, ये फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। कैसा होता है, एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया बलयुग्म होता है। बलयुग्म का मतलब दो बलों का पेयर, जोड़ा। बलयुग्म का क्या मतलब है, दो बलों का पेयर होना चाहिए, जोड़ा होना चाहिए, और वो दोनों फोर्स कैसे होने चाहिए, क्रिया प्रतिक्रिया होने चाहिए, एक्शन रिएक्शन होने चाहिए। एक्शन रिएक्शन फोर्सेस का मतलब ये होता है कि दो फोर्स हों जिनके परिमाण यानी उनकी वैल्यू तो आपस में बराबर हो, पर डायरेक्शन उनकी एक दूसरे के अपोजिट हो, ठीक विपरीत हो, तो ऐसे फोर्सेस को हम बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। तो एक्शन रिएक्शन पेयर ये भी होता है फोर्स आपका। जैसे मान लीजिए ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, तो इनके बीच चाहे आकर्षण बल लग रहा हो चाहे प्रतिकर्षण बल लग रहा हो, लेकिन वो होगा एक्शन रिएक्शन पेयर ही होगा। एक्शन रिएक्शन का पेयर का मतलब ये हुआ कि ये Q1 वाला जो चार्ज है वो जब Q2 पर फोर्स लगाएगा, वो जब Q2 पर फोर्स लगाएगा, तो अब एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ये इस पर फोर्स लगाएगा तो इस डायरेक्शन में लगाएगा। ये जो F1 पे फोर्स लगाएगा, सॉरी F2 पर जो फोर्स लगाएगा 1, उसकी डायरेक्शन इस दिशा में होगी। अब ऐसे अगर ये जो Q2 वाला चार्ज है, ये जो Q2 वाला है, ये जब इस पर फोर्स लगाएगा तो वो भी क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो वो इसी डायरेक्शन में प्रतिकर्षित करेगा। यानी दूसरे चार्ज द्वारा पहले पर लगाया गया बल इधर होगा और पहले आवेश द्वारा दूसरे पर लगाया गया बल उधर होगा, एक दूसरे के ठीक विपरीत होंगे, ठीक है। तो ऐसे फोर्सेस को हम बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, वह भी कैसा बल होता है, क्रिया प्रतिक्रिया बलयुग्म होता है। थर्ड है, जो थर्ड है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट इसका प्रॉपर्टी है। ये एक्शन रिएक्शन पेयर होता तो है, पर इसकी जो डायरेक्शन होती है, इसकी जो दिशा होती है, दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा, ये जो Q1 है और Q2 है, ये Q1 Q2 को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही होगा। मतलब एक फोर्स इधर होगा तो दूसरा फोर्स इधर होगा। अगर अट्रैक्टिव नेचर का है ये Q1 और ये Q2, तो ये इसको इधर से अट्रैक्ट करेगा तो ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा। मतलब ये दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही होगा। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किसके अलॉन्ग होगी,
दोनों के मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी। ऐसा नहीं होगा कि जैसे मान लीजिए ये Q1 है और यहाँ पर Q2 है, ये Q1 Q2, तो Q1 इधर हो गया और Q2 इधर हो गया, तो ये भी है तो अपोजिट डायरेक्शन में, पर ये ये अपोजिट नेचर में, अपोजिट डायरेक्शन में तो हैं, ठीक है, पर ये इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं हो सकते क्योंकि इनकी जो डायरेक्शन है अलग अलग है। इसकी क्रिया रेखा इधर है और इसकी क्रिया रेखा इधर है, और यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों फोर्सेस की जो क्रिया रेखा है, मतलब ये जिस दिशा में वर्क करने वाले हैं, वो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश है। तो इस तरह का इसका नेचर होता है। तो ये जो इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, मैं क्या लिख दिया हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, यहाँ थर्ड, तो ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ। तो जो अगली प्रॉपर्टी है आपकी, उसमें आप क्या लिखेंगे कि ये जो विद्युत बल है, विद्युत बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, रेखा के अनुदिश होती है, ठीक है। तो इसकी जो क्रिया रेखा होती है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, ठीक है। तो ये रहा कूलम्ब्स लॉ और कूलम्ब्स लॉ से प्राप्त होने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए और नोट्स अपना बनाते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।